हेलो स्टूडेंट्स। सो हम डीपीपी नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिस्टम दिया हुआ है और एसएचएम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी है। ठीक है। वैसे तो फोर्सेस देखा जाए तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस है, एमजी है, टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर एसएचएम में कांस्टेंट फोर्स से टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि टाइम पीरियड अगर निकालना है तो मैं कांस्टेंट फोर्स को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एम है, एम विल बी कांस्टेंट, चाहे पार्टिकल किधर कहीं भी चला जाए, एम विल बी कांस्टेंट। तो एम को मैं इग्नोर कर सकता हूँ टाइम पीरियड निकालने के लिए। कांस्टेंट फोर्स से केवल मीन पोजीशन चेंज होती है, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो एम को नेगलेक्ट कर दिया। अब जब एम को नेगलेक्ट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की जब बात करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन एम नहीं है, एम नेगलेक्ट कर दिया तो टेंशन भी जीरो, टेंशन जीरो जीरो, स्प्रिंग फोर्स भी जीरो। स्प्रिंग फोर्स जीरो मतलब स्प्रिंग विल बी इन नेचुरल लेंथ। इनिशियली ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। एम को नेगलेक्ट कर दिया है। अब मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किया। जब मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करेंगे ब्लॉक को तो स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा, ये सिंपल कंस्टेंट हो गया कि अगर ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस किया है तो ब्लॉक नीचे एक्स गया तो ये वाली पुली भी नीचे एक्स गई, ये पुली नीचे एक्स गई, ये रस्सी फिक्स है यहाँ से, तो ये वाली 2x नीचे गई तो ये पुली नीचे 2x गई, ये फिक्स है तो ये नीचे 4x। यानी स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुआ, 4x का। स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ 4x। अगर स्प्रिंग में 4x का एलोंगेशन हुआ तो स्प्रिंग में फोर्स आया 4kx। के 25 दिया हुआ है बट अभी हम के की टर्म में देख लेंगे, बाद में वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो स्प्रिंग में फोर्स आया 4kx। अब 4kx यहाँ पे तो यहाँ भी 4kx, क्योंकि पुली पूरा एक ही आइडियल है, मासलेस है पूरा रस्सी और स्प्रिंग दोनों, और इस पुली भी आइडियल है। 4kx तो यहाँ 8kx तो यहाँ 16kx, तो फोर्स आया 16kx। और चूंकि रिस्टोरिंग है, वापस लाने वाला है, तो -16kx लिख दिया। ये आया हमारा के इक्विवेलेंट, और टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। क्वेश्चन नंबर 2, thin uniform straight rod of mass 2 kg, length 1 meter is free to rotate about upper end. When it rests, it receives an impulsive blow of 10 Newton second at its lowest point, normal to its length. काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है। लीनियर इम्पल्स दिया हुआ है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लीनियर इम्पल्स दिया हुआ है, लीनियर इम्पल्स से एंगुलर इम्पल्स निकालेंगे, एंड एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू आर क्रॉस आई होता है, वेयर आई लीनियर इम्पल्स, या इसको हम आर इंटू आई परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, या आर परपेंडिकुलर इंटू आई बोल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1, 10 आ जाएगा। जे क्या होता है, डेल्टा एल, डेल्टा एल होता है, तो 10 इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब हो गया आई, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 1 जीरो है। आई पता है ml²/3, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे, अगर ओमेगा नहीं निकालना था तो हम जे निकाल लिया हमने, जे इज़ डेल्टा एल, एल इनिशियली ज़ीरो, तो जे इज इक्वल टू एल फाइनल, और फाइनल एल मुझे मिल गया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू L²/2y। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलर ट्रायंगल आर डायमीटर ऑफ 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ मास m। ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स बेसिकली डायमीटर हैं। किसकी डायमीटर हैं, आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के डायमीटर है। ठीक है। प्लेन ऑफ ईच रिंग इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, अब डायग्राम को थोड़ा अच्छे समझना है, क्योंकि डायग्राम 3D में है। जो सेमी सर्किल है वो सेमी सर्किल इस प्लेन में नहीं है, सेमी सर्किल इस पेपर के प्लेन में नहीं है। सेमी सर्किल इज बेसिकली, सेमी सर्किल इस प्लेन में नहीं है। ऐसा बनाओगे तो ये नहीं है सेमी सर्किल, ऐसा नहीं होगा सेमी सर्किल, क्योंकि सेमी सर्किल तो पेपर के प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। सेमी सर्किल बेसिकली पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सेमी सर्किल मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और ये उसका डायमीटर होगा ए। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड होगा, इस सेंट्रॉइड से पास करने वाली जो एक्सिस होगी, सेंट्रॉइड से पास करने वाली एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखो, रिंग जो है, सेमी रिंग जो है, वो भी पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है,
और ये एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंटम नीचे पूछ रहा है ये भी पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी ये बात नोट कर पा रहे हो कि एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग, एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग, है ना। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। एक एक्सिस जो ICOM लूँगा, जो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली होगी, जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देख के सोचो, क्या वो इससे पास करेगी, यानी ये हो जाएगा ICOM। इस एक्सिस के अबाउट जो निकालोगे वो हो जाएगा ICOM। ये दूरी x मान लेता हूँ, ये I निकालना है, तो I विल बी ICOM प्लस MX स्क्वायर, यही तो करना है। ये एक का है ना, एक रिंग का, सेमी रिंग का, और फाइनली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तीनों का आ जाएगा। अब x तो निकाल सकते हो, ये तो सिंपल x तो मतलब सेंट्रॉइड कितना दूर होता है पता है ना, तो नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे मैं यहाँ से थोड़ा ड्रॉ करूँ तो ये एंगल 30 डिग्री, ये 30 हो गया, और ये दूरी हो गई a/2, तो tan 30 बराबर x अपॉन a/2, यहाँ से x आ जाएगा। और इस एक्सिस के अबाउट यानी कि जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ICOM कितना होगा सेमी रिंग का, हाफ MA स्क्वायर, मतलब हाफ MR स्क्वायर, वेयर R इज a/2, रेडियस इज a/2। थोड़ा डायग्राम इमेजिन करो, डायग्राम जैसे मैं दिखाता हूँ नीचे देखो, डायग्राम 3D में है, ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम ध्यान से देखो। बेसिकली ये डायमीटर, ये जो ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस रिंग के प्लेन में है, ये एक्सिस रिंग के प्लेन में है ना, और सेंटर से पास कर रही है ऑब्वियसली, तो इसके अबाउट मोमेंटम से हाफ MA स्क्वायर हो जाएगा, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मैं इसका आंसर निकाल लूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस LTH and uniform density rho rests on a rough floor, wind blowing with speed V and density rho A falls perpendicularly on one face, ठीक है। Air is stopped when it strikes the wall and there is sufficient friction on the ground so that block does not slide, minimum speed V so that the block topples। अच्छा, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है ताकि ब्लॉक स्लाइड तो नहीं करेगा पक्का, बट टॉपल कर सकता है। बेसिकली फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पे, एयर के मॉलिक्यूल्स जब आके टकराएंगे, इनिशियल स्पीड v है, फाइनल 0 है, तो मोमेंटम चेंज हुआ, उस चेंज मोमेंटम की वजह से फोर्स लगेगा। और मुझे देखना है कि टॉपल नहीं कराना है, मतलब मिनिमम स्पीड कितनी टॉपल कर जाए, ठीक है। अच्छा, मिनिमम स्पीड v सो दैट ब्लॉक टॉपल्स, और द मैक्सिमम स्पीड v फॉर विच ब्लॉक डज नॉट टॉपल, दोनों एक ही बात है ना, दोनों सवाल का आंसर एक ही होगा, मैं वही v लिखूँगा। तो पहले फोर्स निकालते हैं, पहले तो फोर्स कितना लगेगा। फोर्स लगेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F बराबर dp/dt, फोर्स लगेगा F बराबर dp/dt, चेंज इन मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। अब dp/dt कैसे निकालोगे, एयर का मॉलिक्यूल मान लो, एक मॉलिक्यूल v स्पीड से आता है, एक मॉलिक्यूल v स्पीड से आता है, उसकी टकराने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है mv, अगर एक मॉलिक्यूल मास m, छोटा स्मॉल m मान लेता हूँ तो mv। dt टाइम में ऐसा समझे हम कि dt टाइम में इन टाइम dt, इन टाइम dt, dt टाइम में एयर की कितनी थिकनेस आके इससे स्ट्राइक करेगी। dt टाइम में भाई एयर की स्पीड कितनी है, एयर की वेलोसिटी कितनी है v, तो dt टाइम में ये लेयर कितना आगे बढ़ जाएगी v dt, तो v dt, dt टाइम में v dt थिकनेस की लेयर पूरी आके इस ब्लॉक के ऊपर स्ट्राइक करेगी और स्टिक हो जाएगी इससे v dt। इस थिकनेस के अंदर कितना मास होगा, इस थिकनेस के अंदर जो मास होगा dm, वो निकाल लेते हैं। इस थिकनेस के अंदर कितना मास होगा dm, तो थिकनेस हो गई v dt, एरिया हो गया LH, तो ये हो गया कितना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो ए, ये आ गया dm। इतना मास आके स्ट्राइक करेगा dt टाइम में, ये dm आ गया। तो व्हाट इज dm/dt, dm/dt आ गया LH रो ए v, और हमको निकालना f यानी dp/dt, dp/dt क्या होगा v dm/dt, यानी कितना आ गया f, कितना आ गया LH रो ए v स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। अच्छा, अब ये फोर्स देखो यूनिफॉर्मली लग रहा है, हर जगह सेम लग रहा है, क्योंकि हर जगह बराबर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सेम स्पीड से आ रहे हैं, तो हर जगह मतलब ब्लॉक की जो सरफेस है ब्लॉक की पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली लग रहा है। तो मैं टॉर्क निकालने के लिए ऐसा मान सकता हूँ कि उस सेंटर पे मान लो उसको पूरे को, नेट फोर्स उसका इफेक्टिव फोर्स सेंटर पे मान लो, तो सेंटर पे मानूंगा और फिर उसका डायग्राम बनाऊंगा, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, और मैं इस फोर्स को कहाँ मान लूँगा, सेंटर पे। मैं मान लूँगा कि ये पूरा फोर्स जो F है ये सेंटर पे लग रहा है। अब टॉपलिंग में जानते हैं कि भाई पहले जब फोर्स लग रहा होगा तो टॉपलिंग क्यों नहीं कर रहा होगा, नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, और टॉपल तब तक नहीं करेगा जब तक कि नॉर्मल पूरा एज पे ना पहुँच जाए, जब तक एक्सट्रीम तक नॉर्मल शिफ्ट ना हो जाए।
तो नॉर्मल यहाँ एक्सट्रीम पे आके शिफ्ट हो गया, नॉर्मल यहाँ आ गया। इसी पॉइंट का टॉर्क जीरो कर लो। टॉपल नहीं कर रहा है मतलब हर पॉइंट का टॉर्क जीरो, किसी पॉइंट का आउट कर लो, बॉडी चल नहीं रही है तो एवरी पॉइंट इज इनर्शियल पॉइंट, इसके बाद जीरो करें। नॉर्मल का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, यानी क्या करना है, एफ का टॉर्क इक्वल टू एम जी का टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज, एफ का टॉर्क इक्वल टू एम जी का टॉर्क, आंसर आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 5, oscillation is superposition of three harmonic oscillations and described by equation x equal to a sin 2 pi v1t plus a changes with time को, ठीक है। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, दिया हुआ है ये तो आसान क्वेश्चन है। इसमें मुझे x इक्वल टू a sin 2 पाई, x इक्वल टू 2a sin 2 पाई v1t दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, रख दो एम्पलीट्यूड वैल्यू यहाँ पे, तो ऐसा आ गया, ये आ गया। अभी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से उसको एक्सपेंड कर लो, सॉल्व करके तुरंत आंसर आ जाएगा। ये तो साइन 2 आता लगा गया, यहाँ टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा के उसको ओपन कर लेना, तो एक फ्रिक्वेंसी v1, एक v1 प्लस v2, एक v1 माइनस v2, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ए यूनिफॉर्म थिन हेमिस्फेरिकल सेल इज केप्ट एट रेस्ट एंड एन इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एज शोन फिगर। इंक्लाइन पे 30, ठीक है, ये एंगल 30 दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। If the surface of inclined plane is sufficiently rough to prevent sliding, sufficiently rough है मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसको स्लाइड नहीं होने देगा, और इक्विलिब्रियम में है मतलब रोटेट भी नहीं हो रही है, यानी कि ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो एंगल अल्फा मेड बाय द प्लेन ऑफ हेमिस्फीयर विद इंक्लाइन प्लेन, अल्फा कितना बनेगा, ठीक है। ये जो लाइन दी हुई है ये इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल है, उससे अल्फा कितना बनेगा। तो पहले फोर्सेस देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे एक नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, स्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, है ना, तो नॉर्मल बनाओगे सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल लगेगा यहाँ पे कैसे, ये नॉर्मल लगा है, सेंटर से पास करेगा। एक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन टेंजेंशियल टू सरफेस, ये फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन नॉर्मल। अच्छा, और तीसरा फोर्स कौन सा होगा, एम जी। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, तो नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, और नेट टॉर्क अबाउट एवरी एक्सिस जीरो, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो, हर एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट बात करूँ, नेट टॉर्क जीरो करना है, एफ का जीरो, एन का जीरो, तो एम जी का भी जीरो होना चाहिए, मतलब एम जी भी इससे पास करना चाहिए। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए सेंटर ऑफ मास, ताकि एम जी भी इससे पास करे। ये समझ में आया मुझे कि सेंटर ऑफ मास जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसके जस्ट वर्टिकली अबव आना चाहिए, ताकि एम जी भी उससे पास करे और सारे फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाए, बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में हो जाए। इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूँ मैं साइड में थोड़ा मैग्नीफाई करके, मतलब बस फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया, यहाँ से एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, ये ऊपर इसके सेंटर ऑफ मास हो गया, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास हो गया, और यहाँ से इस पॉइंट को मिला देता हूँ मैं, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है वाला यहाँ पे, इसको मिला देता हूँ, तो इसको यहाँ बना देता हूँ ऐसे। एंगल्स को देखते हैं ध्यान से, ये 30 डिग्री है एंगल, थीटा बराबर 30 डिग्री है ना, थीटा बराबर 30 डिग्री, ये थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, पहले तुम ध्यान से देखो फिर मैं बताता हूँ थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा। अरे इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे, ये वर्टिकल है, ये ऐसे है, तो ये 30, ये तो ये भी 30 हो जाएगा ना, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अच्छा, और देखते हैं, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अल्फ़ा, देखें ध्यान से, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, सही है, ये अल्फ़ा, ये 90, तो ये क्या हो गया 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना हो गया अल्फ़ा, यानी कि ये वाला एंगल है अल्फ़ा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रेडियस है, तो ये आर हो गई, और ये डिस्टेंस हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो r/2 डिस्टेंस पे होता है बेस से, ये r/2 है, तो ये डिस्टेंस r/2 हो गई। अब इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा लो, तुरंत आंसर आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
बस साइन लॉ लगाओ, साइन रूल लगाओ, आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल और ट्राइंगल में क्या होता है, ये आर है r/2, तो ये आर, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 30, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 30। साइन रूल लगाओगे कैसे, आर अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 30, तो वो तो साइन अल्फ़ा प्लस 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू r/2 अपॉन साइन 30। सॉल्व करोगे यहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ सिस्टम शोन फिगर इज पुली स्मूथ एंड मासलेस। ये भी बिल्कुल सेम जैसे हम कॉन्सेप्ट अभी पहले डिस्कस किया था कि कांस्टेंट फोर्स का लीनियर एसएचएम के टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एमजी को नेगलेक्ट कर दिया। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए स्प्रिंग विल विन नेचुरल लेंथ। अगर ब्लॉक को यहाँ से एक्स डिस्प्लेस करता हूँ तो सिंपल कंस्ट्रेंट से सोचो कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा, दोनों स्प्रिंग में। अगर ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस करता हूँ तो दोनों स्प्रिंग में कितना कितना इलोंगेशन होगा। तो ये नीचे सिर्फ दोनों सिमेट्रिक हैं, मतलब दोनों स्प्रिंग लगभग बिल्कुल सिमेट्रिक सिस्टम है, दोनों में बराबर ही होगा लोगों, तो ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे एक्स करोगे तो बताओ स्प्रिंग में कितना होगा, लॉजिकली खुद सोच के, ये मतलब ये सिंपल कंस्ट्रेंट है, आना चाहिए ये चीज़। अब हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिंपल चीज़ें हम वी शुड बी एबल टू एनालाइज दीज थिंग्स। एक्स नीचे है तो अगर ये वाला नीचे एक्स गया तो ये वाली पुली भी नीचे एक्स जाएगी, ये वाली पुली भी एक्स जाएगी, ये पुली एक्स गई, ये पुली एक्स गई, यहाँ से तो कोई रस्सी मिल नहीं सकती। तो एक्स यहाँ से छूटा, एक्स यहाँ छूटा, 2x। देखो अलग अलग तरीके कंस्टेंट को सॉल्व करने के सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कंस्टेंट के बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, तुमने कुछ मेथड पढ़े होंगे एक्स मान के, x1 x2 मान के पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट करके, है ना। तो कोई वर्क डन बाय टेंशन 0 से करता होगा, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। तो दोनों स्प्रिंग में 2x का एलोंगेशन आया, तो फोर्स आया 2kx, 2kx, तो 4kx, तो 8kx, फोर्स लगा 8kx, के इक्विवेलेंट 8k हो गया, टाइम पीरियड 2π√m/k। 8, क्वेश्चन नंबर 8, massless stick of length L is hinged at one end and a mass m is attached to the other end. The stick is free to rotate in vertical plane about a fixed horizontal axis passing through a frictionless hinge. Stick है, ठीक है, what distance x from the hinge should a second mass be attached to the stick so that the stick falls as fast as possible when okay. Stick falls as fast as possible when released from rest. बेसिकली अल्फ़ा मैक्सिमाइज़ करना है। अगर अल्फ़ा मैक्सिमम होगा, अब रेस्ट छोड़ रहे हैं हम, रेस्ट ड्रॉप कर रहे हैं उसको, तो अल्फ़ा मैक्सिमम होगा तो तेज़ी से करेगी वो। अल्फ़ा मैक्सिमाइज़ करना है, अल्फ़ा निकाल लो। ये भी एम के बराबर, दोनों मास बराबर दिए हुए हैं। मान लो मैंने एक्स डिस्टेंस पे प्लेस किया इसको, तो लिखो टॉर्क कितना आएगा। टॉर्क कितना आएगा, इसका फोर्स लग रहा है नीचे mg और इसका फोर्स भी लग रहा है नीचे mg, तो टॉर्क लिखो mgx प्लस mgl। इसका इस वाले का mgx और इसका mgl, तो mgx प्लस l, ये टॉर्क हो गया, बराबर आई अल्फ़ा। आई कितना होगा, mx स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, रॉड मासलेस रॉड तो अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा, और अल्फ़ा को मैक्सिमाइज़ कर लेना, x मिल जाएगा। अल्फ़ा को मैक्सिमाइज़ कर लेना तो x मिल जाएगा। अब देखो एक डाउट आ सकता है, एक डाउट तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर आपने केवल इसी पोजीशन के लिए क्यों निकाला, जबकि रॉड की तो अभी अलग है, रॉड बाद में कुछ एंगल बनेगा, अलग अलग एंगल पे होगी रॉड। तो बेटा कोई सा भी एंगल हो, जैसे मान लो जनरल में केस लेके बताऊँ, एंगल कुछ भी हो, जब तुम टॉर्क लिखोगे तो साइन थीटा, जैसे ये साइन थीटा आ रहा है, ये साइन थीटा हमेशा आएगा। मतलब कहने का मतलब जब तुम एक्स लिखोगे, जैसे पर्टिकुलर पोजीशन पे लिख रहे हो, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ये साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे एक्स वेरी करने से साइन थीटा वेरी नहीं करेगा, साइन थीटा रहेगा। तो साइन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही हैं चीज़ें, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अल्फ़ा मैक्सिमम हो जाएगा। तो हर पोजीशन पे अल्फ़ा मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं हम, तो साइन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हर पोजीशन पे अल्फ़ा मैक्सिमम है इस एक्स के लिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा अल्फ़ा वैल्यू मैक्सिमम फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। Question number 9. Uniform disk of mass m is attached to a spring of spring constant k as shown in figure and there is sufficient friction to prevent slipping of disk. फ्रिक्शन सफिशिएंट है ताकि मतलब प्योर रोलिंग होगी, प्योर रोलिंग होगी, टाइम पीरियड निकालना है इसका, ठीक है। प्योर रोलिंग होगी मतलब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो स्लिप नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट स्लिप नहीं करेगा, ये पॉइंट स्लिप नहीं करेगा। तो हम इसी के अबाउट ऐसा करते हैं, इनर्शियल पॉइंट हो गया एक तरह से। अभी ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, इसका एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0,
है ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। अगर इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा भी तो उसका तो स्यूडो टॉर्क इसी से पास कर जाएगा। तो हम इससे इसके अबाउट ही बात कर लेते हैं, इसके अबाउट ही देख लेते हैं हम। तो मान लेता हूँ कि इसके अबाउट बात करें तो इनिशियल सिचुएशन ये है यहाँ से मैंने थीटा रोटेट कर दिया, स्मॉल थीटा, वेरी स्मॉल थीटा, यहाँ से थीटा रोटेट कर दिया मैंने बॉडी को। जब यहाँ से थीटा रोटेट करूँगा तो सेंटर ऑफ मास कितना आगे जाएगा, r/2 थीटा। अच्छा, स्प्रिंग का जो पॉइंट यहाँ पे अटैच्ड है वो कितना आगे जाएगा, स्प्रिंग वाले पॉइंट की डिस्टेंस इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से कितनी हो गई, 3r/2, तो ये आगे जाएगा 3r/2 थीटा। तो स्प्रिंग में कितना फोर्स लगा, स्प्रिंग में जो फोर्स लगा वो kx मतलब 3r/2 k थीटा, ये फोर्स लगा। नेट टॉर्क लिखो, नेट टॉर्क लिखो। टॉर्क क्या लिखोगे, mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, सब इसी से पास कर गया कॉन्टैक्ट पॉइंट से। केवल स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क आएगा, वो भी कितना, माइनस लगा देता हूँ क्योंकि वापस लाने वाला है। तो टॉर्क आएगा कितना, फोर्स 3r/2 k थीटा फोर्स हो गया, इनटू डिस्टेंस कितनी 3r/2, तो ये हो गया टॉर्क। टॉर्क बराबर आई अल्फ़ा। आई कितना होगा इसके अबाउट, कॉन्टैक्ट वाले एक्सिस के अबाउट, है ना, सेंटर मास के बारे में लिख देना। तो दिस के तो 3/2 है हमारा स्क्वायर पहले लक्ष्य थ्योरम से, इंटू अल्फ़ा बराबर दिस। बस यहाँ से अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा निकाल लूँगा और टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 10। A particle is executing simple harmonic motion in a conservative force field. Total energy of simple harmonic motion is given by E equal to ax² plus bv²। ठीक है, तो ये तो मतलब कि बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एनर्जी का एक्सप्रेशन बिल्कुल वही दिया हुआ है जो हम एसएचएम में पढ़ते हैं, और दिया भी हुआ है एसएचएम है, तो एसएचएम की एनर्जी कंपेयर कर लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला एसएचएम में क्या होता है, हाफ के, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx², काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब कंपेयर करके k मिल गया, m मिल गया, अब जो आंसर चाहिए सब निकलता जाएगा। कंपेयर करके मुझे क्या मिल गया, k भी मिल गया मुझे, k जो स्प्रिंग जो एसएचएम का कांस्टेंट होता है, k बराबर क्या आ गया, k मतलब a बराबर एक तरह से a बराबर k/2, तो k बराबर 2a हो गया, और m/2 बराबर b, तो m बराबर 2b हो गया। k और m मिल गए हमारे। अब देखो क्या निकालना है, निकालते जाओ। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम कितना होगा, तो अच्छा, और क्या देखो, मीन पॉइंट, ठीक है, वी वेलोसिटी एक्स, हाँ ठीक है, मीन पॉइंट, हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम कितना है, तो एनर्जी टोटल कितनी है, ई, टोटल एनर्जी फिक्स है ना, ई टोटल तो फिक्स दिया हुआ ई, तो टोटल एनर्जी ई है, और टोटल एनर्जी हम जानते हैं हाफ के कैपिटल A², तो वहाँ से कैपिटल A आ जाएगा निकल के। बेसिकली k और m मिल गया ना, k और m मिल गया, और टोटल एनर्जी E है। इसका यूज करके अब तुम डायरेक्ट एसएचएम के फॉर्मूले यूज करके बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 11 two particle of mass m each are fixed to a massless rod of length 2l. The rod is hinged at one end about a smooth hinge and it performs oscillation of small angle vertical plane. The length of equivalent simple pendulum. अच्छा, इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। इस टाइम पीरियड को, जो भी इसका टाइम पीरियड आएगा, उस टाइम पीरियड को हम 2π√L इफेक्टिव बाई जी के बराबर रख देंगे। L इफेक्टिव और L इक्विवेलेंट बोल दो, वही L हमारी लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। तो पहले इसका टाइम पीरियड निकाल लो एसएचएम का। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे इसका, फिजिकल पेंडुलम है तो हमने पढ़ा हुआ है, फिर टाइम पीरियड होता है 2π√I/mgd टाइम पीरियड होता है। हाँ, अगर तुम इसको डिस्प्लेस करके देखोगे उससे भी आ जाएगा, डायरेक्ट मतलब नॉर्मल जो तरीका होता है कि थीटा डिस्प्लेस करो, टॉर्क लिखो, टॉर्क बराबर आई अल्फा, वहाँ से भी आ जाएगा। बट हमने फॉर्मूला पहले भी याद भी किया हुआ है, अगर याद किया फॉर्मूला यूज करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है फिजिकल पेंडुलम का, 2π√I/mgd। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज एक्सिस, m मास हो गया जो कि यहाँ पे 2m होगा, टोटल मास m 2m होगा, और d होती है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ सस्पेंशन। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा बिल्कुल बीच में, और वहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, L + L/2, 3L/2। तो d की जगह रखोगे 3L/2, m की जगह रखोगे 2m, आई तो निकाल लोगे इसका, ml² + m2l², आई आ जाएगा। टाइम पीरियड यहाँ रख देना, L इफेक्टिव निकल के आ जाएगा। 12
Two copper balls of radius r and 2r are released at rest in a long tube filled with liquid of uniform viscosity. After some time, when both the spheres acquire critical velocity, the ratio of viscous force on the balls is. Again very easy question. विस्कस फोर्स का रेशियो निकालना है. अच्छा, जब जो स्टेडी स्टेट आती है, यानी कि जब क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या कौन कौन से फोर्स, बेसिकली क्या होता क्या है, कौन कौन से फोर्स लग रहे होते हैं. एक फोर्स नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी नीचे है तो ऊपर लग रहा होगा विस्कस फोर्स. और एक वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुकी है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स बराबर mg. और यहाँ से सॉल्व करके हम फॉर्मूला निकालते भी, मतलब यहाँ से सॉल्व करके तुम देख सकते हो कि जैसे हम फॉर्मूला निकालते भी, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकालते हैं, यहाँ पे हम यही करके निकालते हैं फॉर्मूला. दोनों की रेडियस दी हुई है r2r, और रेडियस r2r दी हुई है, ठीक है. रेशो विस्कस फोर्स क्या होगा, तो विस्कस फोर्स क्या है, mg माइनस एफ वी. विस्कस फोर्स क्या है, mg माइनस एफ वी. अब देखो ये बहुत आसान हो गया. मास बेसिकली क्या होगा, मास में भी रेडियस आएगा, मास को क्या लिख दोगे, 4/3 पाई आर क्यू उसका वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, माइनस बॉइंट फोर्स क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी 4/3 पाई आर क्यू इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी. तो ये प्रोपोर्शनल टू जो विस्कस फोर्स होगा प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर क्यूब के. विस्कस फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर क्यूब के. तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा सवाल. 13. ए यूनिफॉर्म सॉलिड कॉन ऑफ मास m, बेस रेडियस r एंड हाइट 2r. अच्छा, पहले सॉलिड कॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये एक्सिस दी हुई है, जो एक्सिस दी हुई है इसकी रोटेशनल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट सॉलिड कॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए. बाकी निकालना थोड़ा टफ होगा, इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा. बाकी याद भी रखना है 3/10 mr², है ना, ये याद रखें 3/10 mr². अगर हॉलो कॉन होता तो हॉलो कॉन का होता हाफ mr². अगर हॉलो कॉन होता इसी एक्सिस के अबाउट तो होता हाफ mr², सॉलिड कॉन है तो 3/10 mr². तो यूनिफॉर्म सॉलिड कॉन ऑफ मास m, बेस रेडियस r, हाइट 2r, हैज ए स्मूथ ग्रूव अलोंग इट्स लेंथ हाइट, कोन इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, पार्टिकल मास से रिलेशन टू कोन ग्रूव एंगुलर स्पीड ऑफ कोन. अच्छा ठीक है, पार्टिकल जब बेस पे आ जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा. देखो इस एक्सिस के अबाउट ध्यान से देखो, इस एक्सिस के अबाउट कोई एक्स्ट्रा टॉर्क आ रहा है क्या, कोई पार्टिकल और जो डिस्क है, पार्टिकल और जो कोन है वो आपस में नॉर्मल लगाएंगे, कैंसिल हो गया एक दूसरे पे. पार्टिकल का जो mg लगेगा, mg वो mg एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका भी टॉर्क जीरो हो गया. तो नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस जीरो, नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस जीरो. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. I1 कितना है, इनिशियली तो पार्टिकल यहीं पर है, तो पार्टिकल का इनिशियल पार्टिकल का मोमेंटम जीरो, केवल कौन का होगा 3/10 mr². तो I1 की जगह रख दूंगा 3/10 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ है इनिशियली. फाइनली कौन का भी आएगा, पार्टिकल का भी आएगा. कौन का 3/10 mr² प्लस पार्टिकल का क्या हो जाएगा mr². यहाँ से r डिस्टेंस पर ये दूरी r है ना, तो पार्टिकल यहाँ पे आ गया फाइनली mr², और इंटू ओमेगा कर दूँ, फाइनल ओमेगा आ जाएगा. 14. ए यूनिफॉर्म मेटल रॉड फिक्स्ड एट बोथ एंड ऑफ 2 mm² क्रॉस सेक्शन, एरिया दिया हुआ है 2 mm², 40 to 20 कूल कर दिया. तो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फ़ा दिया हुआ है और यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है, ठीक है. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है. एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और इसको लिख सकते हो हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर. स्ट्रेन कैसे लिखोगे, वाई तो दिया हुआ है, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल. स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल क्या हो जाएगा एल अल्फ़ा डेल्टा टी. ये देखो अल्फ़ा डेल्टा टी आ जाएगा स्ट्रेन, और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. 15. इन द गिवन फिगर two elastic rods A and B. In the given figure, two elastic rods A and B are rigidly joined to end supports. A small block of mass m is moving with velocity v between the rods. All collision is assumed to be elastic and the surface is given to be smooth. The time period of oscillation of small mass m will be okay. ठीक है.
तो दोनों रॉड का ए दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, यंग्स मॉडल दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो रॉड होती है वो भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, और स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, वाई ए अपॉन एल। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वाई ए अपॉन एल। कोई भी रॉड एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वाई ए अपॉन एल। तो इसका के वाई ए अपॉन एल हो गया, इसका के भी वाई ए अपॉन एल हो गया, दोनों का के सेम हो गया, क्योंकि वाई और एक गुणा करोगे सेम ही आ जाएगा ना। तो दोनों का के सेम हो गया, दोनों स्प्रिंग का के सेम हो गया वाई ए अपॉन एल। अब टाइम पीरियड निकालना है मुझे। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, देखो टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है। तो ऐसा समझो, पहले ब्लॉक यहाँ से चला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम, पहले स्प्रिंग से टकराएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना हुआ, L/2B। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना हुआ, L/2V। ठीक है। अब उसके बाद फिर स्प्रिंग से टकराया, अब स्प्रिंग से टकराया तो स्प्रिंग से टकराया तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाने का जो टाइम होगा वो क्या होगा, T/4। नॉर्मली जो केबल स्प्रिंग से अटैच्ड होता, स्प्रिंग की वजह से जो टाइम पीरियड आता, टाइम पीरियड ऑफ SHM, उसका 1/4 होगा। अच्छा, स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या आता, 2π√m/k। अगर स्प्रिंग मान लो पूरा स्प्रिंग से अटैच कर दो तो जो ऑसिलेट करेगा, जो SHM करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π√m/k। लेकिन ये मीन पोजीशन हो गई, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का समय क्या होता है, T/4। तो T/4 आ गया। ये T क्या है, T की जगह बाद में प्लेस कर दूंगा मैं 2π√m/k। तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से वापस आना डबल, फिर उधर जाना, फिर वापस आना, मतलब इसी का 4 टाइम्स करना है। यही तो है, ये T/4 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक T/4 हो गया, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर भी के सेम है, इधर जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब यही T/4, ये इसको 4 टाइम्स करना है, मेरा आंसर है। ठीक है, तो बेटा सॉल्व हो गया है। 15 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टर्न पे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।